दिन के 12 बजे हैं। मैं और राशिद सुपरफास्ट 100 देख रहे हैं आप। अगले 22 मिनट में दिखाएंगे आपको 100 बड़ी खबरें। नमस्कार, मैं हूं आंचल आनंद। महाराष्ट्र विधानसभा में आज फडणवीस सरकार को बहुमत साबित करना है। विश्वास मत प्रस्ताव के खिलाफ शिवसेना ने वोटिंग करने का ऐलान किया है, तो एनसीपी ने बीजेपी को समर्थन का ऐलान कर दिया। शिवसेना नेता रामदास कदम ने कहा कि उनकी पार्टी विपक्ष में बैठेगी और विश्वास मत प्रस्ताव के दौरान फडणवीस सरकार के खिलाफ वोट करेगी। ठाकरे शिवसेना के पक्ष प्रमुख इन्होंने अभी निर्णय लिया कि हम लाचार नहीं हैं, हम विपक्ष में बैठेंगे और विश्वासदर्शक ठहराव के खिलाफ हम वोटिंग करेंगे, ऐसा निर्णय उद्धव जी ने आज लिया। एनसीपी नेता छगन भुजबल ने कहा कि बीजेपी को उनकी पार्टी का समर्थन है। उन्होंने ये भी कहा कि शिवसेना बीजेपी से सत्ता के लिए मोलभाव करने में जुटी है। इस राज्य में स्थिर सरकार देने के लिए है। बीजेपी को उनकी पार्टी का समर्थन है। उन्होंने ये भी कहा कि शिवसेना बीजेपी से सत्ता के लिए मोलभाव करने में जुटी है। इस राज्य में स्थिर सरकार देने के लिए है, हम समर्थन देंगे। तो पहले से हमारे जो है वो उसमें कोई बदलाव तो है नहीं। बार्गेनिंग तो शिवसेना कर रही है, आज से नहीं है। जैसे जब से जो है रिजल्ट आया है तब से बार्गेनिंग शुरू है। एनसीपी का समर्थन मिलने पर महाराष्ट्र के मंत्री एकनाथ खडसे ने कहा है कि जब कोई खुद समर्थन देने आ रहा है तो उसे मना कैसे किया जाए। समर्थन हमने न कभी मांगा है, न हम कभी उनके पास गए हैं। एनसीपी ने खुद होके हम लोगों को समर्थन दिया है। अब जब कोई खुद होके समर्थन देता है तो हम क्यों नकारे उसको। जब एकनाथ खडसे से पूछा गया कि जिस एनसीपी को बीजेपी करप्ट पार्टी कहती थी, तो क्या उसका समर्थन लेने से बीजेपी की छवि खराब नहीं होगी, इस पर उन्होंने कहा कि जब समर्थन मांगा ही नहीं तो छवि कैसे खराब हो जाएगी। कोई छवि खराब होने का सवाल ही पैदा होता नहीं, क्योंकि जब हमने ही मांगा नहीं है और उन्होंने खुद होकर स्थिर सरकार के लिए हम लोगों को समर्थन दिया है, तो हमारी छवि क्यों खराब होने लगी। महाराष्ट्र विधानसभा में मौजूद स्थिति की बात करें तो एक विधायक की मौत के बाद कुल 287 विधायक हैं। बीजेपी गठबंधन के 122, शिवसेना के 63, कांग्रेस के 42, एनसीपी के 41, एमएनएस के 1 और अन्य के खाते में 18 विधायक हैं। बीजेपी को बहुमत के लिए 144 का आंकड़ा चाहिए। अगर विश्वास मत की वोटिंग के दौरान एनसीपी के 41 विधायक बीजेपी का साथ देते हैं तो बहुमत का आंकड़ा आसानी से हासिल हो जाएगा। अगर एनसीपी वोटिंग से गायब रहती है तो बहुमत के लिए 124 विधायक ही चाहिए होंगे। बीजेपी के पास 122 है और नॉन निर्दलीय विधायक समर्थन देंगे तो बीजेपी को बहुमत मिल जाएगा। भले ही शिवसेना ने समर्थन देने से इनकार कर दिया हो, लेकिन अगर शिवसेना समर्थन दे देती है तो बीजेपी को आसानी से विश्वास मत प्रस्ताव हासिल कर लेती है और बहुमत का बम्पर आंकड़ा मिल जाता है। हालांकि बहुमत हासिल करने से पहले बीजेपी के लिए अच्छी खबर ये रही कि उनका स्पीकर का उम्मीदवार निर्विरोध चुन भी लिया गया। हरिभाऊ बागड़े स्पीकर चुने गए। दरअसल कल बीजेपी के हरिभाऊ बागड़े के साथ साथ शिवसेना से विजय आवाती और कांग्रेस से वर्षा गायकवाड़ ने भी स्पीकर का पर्चा भरा था। आज कांग्रेस शिवसेना ने अपने नाम वापस ले लिए। शिवसेना ने समर्थन देने के सवाल पर बीजेपी पर निशाना साधा है। पार्टी के मुखपत्र सामना में कहा गया है कि सीएम देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं कि एनसीपी का समर्थन हमने नहीं मांगा है, तो फिर सवाल ये है कि समर्थन क्यों किया जा रहा है। सामना में एनसीपी को चूहा बताया गया। सामने में बीजेपी को चिढ़ाते हुए लिखा गया कि विश्वास मत प्रस्ताव उन्हीं चूहों की सहायता से पास करने वाले हो क्या? महाराष्ट्र को कहां ले जाकर रखने वाले हो, इसका जवाब कभी भी नहीं दे पाओगे। सामना में बीजेपी से सवाल किया गया कि विश्वास मत प्रस्ताव के समय बीजेपी की सरकार कैसे बचेगी। बीजेपी के साथ अभी 121 विधायक हैं, जबकि बहुमत के लिए 144 विधायकों की जरूरत है। सामना में यह भी लिखा गया कि बीजेपी को अपनी सरकार बचाने के लिए शिवसेना का समर्थन चलेगा, लेकिन शिवसेना को सरकार में शामिल करने के बारे में चर्चा की गाड़ी आगे ढकेलने के लिए वो तैयार नहीं है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में नसबंदी ऑपरेशन कराने वाली 11 महिलाओं की मौत पर कांग्रेस ने जमकर बवाल मचाया है। बंद के दौरान राजधानी रायपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गाड़ियों में तोड़फोड़ की और गाड़ियों के शीशे तक तोड़ डाले। बंद के दौरान रायपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने खूब हंगामा मचाया। उन स्कूलों, सरकारी दफ्तरों में कांग्रेस कार्यकर्ता जा धमके और हंगामा शुरू कर दिया। कई कार्यकर्ता स्कूल के गेट पर चढ़ गए और स्कूल बंद कराने को कहने लगे। बिलासपुर में हेल्थ कैंप में नसबंदी कराने वाली महिलाओं की मौत के खिलाफ कांग्रेस छत्तीसगढ़ में बंद का ऐलान किया गया है।
राजधानी रायपुर में कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे और दुकानों को बंद कराते हुए नजर आए। कांग्रेस के इस बंद का राजधानी रायपुर में काफी असर दिखा। रायपुर के कई इलाकों में बाजारों में सन्नाटा पसरा रहा, दुकानें नहीं खुली, कई सड़कें वीरान नजर आई। जिन इलाकों में बाजार खुले थे उसे कांग्रेसियों ने बंद करवा दिया। महिलाओं की मौत के विरोध में कांग्रेस ने महासमुंद में भी बंद बुलाया। सड़क पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बाइक मार्च निकाला और दुकानें बंद कराई। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में नसबंदी ऑपरेशन से 11 महिलाओं की मौत के बाद रमन सिंह सरकार हरकत में आई। सरकार ने फैमिली प्लानिंग के प्रोग्राम अफसर समेत 4 डॉक्टर्स को निलंबित कर चारों के खिलाफ FIR के निर्देश दिए हैं। महिलाओं की मौत मामले में सीएम रमन सिंह ने जांच के लिए 3 सदस्यों की कमेटी भी बना दी है। मृतक के परिजनों को अब 4-4 लाख के मुआवजे का ऐलान किया गया है। साथ ही प्रभावितों को 50,000 की मदद मिलेगी। महिलाओं की हुई मौत पर पीएम नरेंद्र मोदी ने दुख जताया है। म्यांमार से ही पीएम ने छत्तीसगढ़ के सीएम रमन सिंह को फोन किया और उनसे जांच कर कार्रवाई करने को कहा। उधर बिलासपुर में महिलाओं की मौत पर केंद्र ने राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगी है। केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री श्रीपद नायक ने कहा है कि रिपोर्ट आने के बाद ही दोषियों पर कार्रवाई होगी। आज एम्स के डॉक्टरों का एक दल भी बिलासपुर जाएगा। दरअसल बिलासपुर के कानन पंडारी में फैमिली प्लानिंग कैंप में 83 महिलाओं का ऑपरेशन हुआ था, जिनमें 11 महिलाओं की मौत हो गई। कई अभी अस्पताल में भर्ती हैं। अपने विदेशी दौरे से दूसरे दिन म्यांमार की राजधानी नेफिताफ में पीएम नरेंद्र मोदी ने मलेशिया के प्रधानमंत्री हाजी मोहम्मद नजीब से मुलाकात की है। दोनों देशों में प्रधानमंत्री एक दूसरे से गर्मजोशी के साथ मिलते हुए नजर आए। इसके बाद भारत और मलेशिया के बीच द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत हुई। इस मीटिंग में पीएम मोदी के साथ भारतीय प्रतिनिधिमंडल और मलेशियाई पीएम के साथ उनके प्रतिनिधिमंडल के सदस्य मौजूद थे। इससे पहले कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने म्यांमार के राष्ट्रपति यू थीन सीन से मुलाकात की। राजधानी नेफिताफ में करीब 45 मिनट राष्ट्रपति भवन में दोनों की मुलाकात चलती रही। इस मुलाकात के दौरान भारत म्यांमार के आपसी संबंधों को और मजबूत करने और कारोबार बढ़ाने पर जोर दिया गया। साथ ही भारत ने म्यांमार में तेल और प्राकृतिक गैस के उद्यमों में निवेश करने की बात कही। मीटिंग में इम्फाल और मांडले के बीच में बस सेवा शुरू करने पर गंभीरता से विचार किया गया। साथ ही भारत, म्यांमार और थाईलैंड के बीच में बनने वाली हाईवे के काम में तेजी लाने पर भी जोर हुआ। म्यांमार की राजधानी नेफिताव में आसियान सम्मेलन के इंतजामों और सजावट ने पीएम मोदी का मन मोह लिया। वो खुद को रोक नहीं पाए और अपने मोबाइल से तस्वीर लेने लगे। म्यांमार में प्रधानमंत्री मोदी चीन के प्रधानमंत्री ली किंगक्यांग से भी मुलाकात करेंगे। चीनी प्रधानमंत्री से ये उनकी पहली मुलाकात होगी। साथ ही मोदी म्यांमार के विपक्ष के नेता ऑंग सान सू की से भी मिलेंगे। म्यांमार के बाद पीएम ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना हो जाएंगे। 15 और 16 नवंबर को पीएम ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में G20 सम्मेलन में शिरकत करेंगे। 17 नवंबर को पीएम नरेंद्र मोदी सिडनी के इसी अल्फोंस एरेना स्टेडियम के अंदर ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले करीब 16,000 भारतीयों को संबोधित करेंगे। इस मशहूर अल्फोंस एरेना में दुनिया भर से बड़े बड़े आयोजन किए जाते हैं। इस स्टेडियम के अंदर मोदी को सुनने के लिए जहां करीब 16,000 लोग मौजूद रहेंगे, तो वहीं बाहर भी करीब इतने ही भारतीयों के पहुंचने का अनुमान है। जिन्हें टिकट नहीं मिल पाएंगे उनके लिए बाहर बड़ी स्क्रीन लगाई जाएगी। इसके बाद 18 नवंबर को प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया की संसद को संबोधित करेंगे। इसी दिन ऑस्ट्रेलिया के साथ द्विपक्षीय मुद्दों पर भी बातचीत होगी। 18 नवंबर को ही ऑस्ट्रेलिया के पीएम टोनी एबर्ट ने प्रधानमंत्री मोदी के लिए स्पेशल डिनर रखा है। ऑस्ट्रेलिया से पीएम मोदी 19 नवंबर को फिजी के लिए रवाना हो जाएंगे। 33 साल बाद किसी भारतीय पीएम की फिजी यात्रा होगी। फिजी में पीएम द्विपक्षीय मुद्दों पर बात करने के बाद 20 नवंबर को स्वदेश लौट आएंगे। इस दौरे के दौरान प्रधानमंत्री मोदी को बराक ओबामा से भी मुलाकात की जा सकती है। ओबामा G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए ऑस्ट्रेलिया आने वाले हैं। ओबामा के अलावा मोदी कई और देशों के राष्ट्र प्रमुखों से भी मिलेंगे। 10 दिनों के इस दौरे में पीएम 24 बैठकों में हिस्सा लेंगे और उनके 40 देशों के राष्ट्राध्यक्षों से मुलाकात होगी। पीएम नरेंद्र मोदी का अब तक का ये सबसे लंबा विदेश दौरा होगा। एशिया पैसिफिक समिट के दौरान चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की पत्नी पेंग लियुयान को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की शॉल ओढ़ती हुई तस्वीरें सामने आई हैं, जिन्हें लेकर चर्चाओं का बाजार इस वक्त गर्म है। एशिया पैसिफिक समिट में 10 नवंबर को जब ओबामा और चीनी राष्ट्रपति बातचीत में मशगूल थे, तभी सर्द मौसम को देखते हुए पुतिन ने गर्मजोशी से पेंग को शॉल उड़ा दी। ये तस्वीरें सोशल मीडिया में वायरल हो गई।
दिल्ली चुनाव को लेकर इंडिया न्यूज, संडे गार्जियन और सी वोटर के सर्वे में बीजेपी बहुमत हासिल करती हुई नजर आ रही है। इस सर्वे में बीजेपी को 37, आम आदमी पार्टी को 26, कांग्रेस को 6 और अन्य के खाते में 1 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। इंडिया न्यूज, संडे गार्जियन और सी वोटर के सर्वे के मुताबिक दिल्ली में आज चुनाव हुए तो 44% लोग बीजेपी को वोट देंगे, जबकि 39% ने आम आदमी पार्टी, 11% ने कांग्रेस और 6% ने अन्य को वोट देने की बात कही है। इंडिया न्यूज, संडे गार्जियन और सी वोटर के सर्वे के मुताबिक बीजेपी को पीएम मोदी के नाम पर वोट मांगने से फायदा ही मिलेगा। 71% लोग ऐसा मानते हैं। 16% को लगता है कि मोदी का जादू नहीं चलेगा। इंडिया न्यूज, संडे गार्जियन और सी वोटर के सर्वे के मुताबिक दिल्ली के लोगों ने नरेंद्र मोदी को सबसे लोकप्रिय नेता माना। 58% लोगों ने मोदी के पक्ष में राय दी है, जबकि 34% ने केजरीवाल का समर्थन किया। इंडिया न्यूज, संडे गार्जियन और सी वोटर के सर्वे के मुताबिक 59% लोगों का मानना है कि बीजेपी को दिल्ली में सीएम कैंडिडेट घोषित करना चाहिए। 34% लोग इसे जरूरी नहीं मानते। इंडिया न्यूज, संडे गार्जियन और सी वोटर के सर्वे के मुताबिक 38% लोग दिल्ली में दोबारा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी को जिम्मेदार मानते हैं, जबकि 21% लोगों को लगता है कि बीजेपी के चलते दोबारा चुनाव हो रहे हैं। नेहरू जयंती के कार्यक्रम में पीएम को न्योता नहीं मिलने पर बवाल बढ़ गया है। इस मामले में बीजेपी ने कांग्रेस को निशाने पर लिया है। प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा है कि पीएम देश का होता है और कांग्रेस ने उन्हें न्योता नहीं देकर देश का अपमान किया है। नेहरू जयंती पर पीएम नरेंद्र मोदी को न्योता नहीं मिलने पर शिवसेना ने भी कांग्रेस पर निशाना साधा। मुखपत्र सामना में लिखा गया है कि कांग्रेस भी बुखारी के रास्ते पर चल पड़ी है। नेहरू जयंती पर पीएम मोदी को न्योता नहीं देने के कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हंसराज भारद्वाज ने भी गलत बताया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को पीएम को न्योता देना चाहिए। दरअसल कांग्रेस ने जवाहरलाल नेहरू की 125वीं जयंती पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में पीएम नरेंद्र मोदी को न्योता नहीं दिया है। खास बात यह है कि कांग्रेस ने इस प्रोग्राम में दुनिया के कई नेताओं को बुलाया है। सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने नागपुर से सटे 5 गांव को गोद ले लिया है। ये गांव नागपुर से 15 किलोमीटर की दूरी पर है। झारखंड चुनाव, बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। रांची में इस दौरान बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और अरुण जेटली मौजूद थे। यूपी के राज्यपाल राम नाईक ने दावा किया है कि अयोध्या मसला 5 साल के अंदर अंदर सुलझा लिया जाएगा। नाईक ने कहा है कि पीएम मोदी अयोध्या के शांतिपूर्ण समाधान के लिए एक योजना पर काम कर रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने एक बार फिर विवादित बयान दिया है। मांझी ने कहा कि ऊंची जाति के लोग विदेशी हैं और यहां के मूल बाशिंदे सिर्फ आदिवासी हैं। तुम आदिवासी हो, हम लोग हिंदुस्तान के आदिवासी हैं। जो बाहर से आर्यन आकर के हम पर आक्रमण किया, आज दूसरा जाति जो बड़ी जाति की बात करते हैं, वे लोग सब विदेशी हैं। हम लोग सब आदिवासी हैं, मूल निवासी यहाँ का, हमारा यहाँ अधिकार है। जीतन राम मांझी ने वन विभाग के अधिकारियों को भी नहीं बख्शा। उन्होंने कहा कि अधिकारी जंगल में दिया जलाकर रंगरलियां बनाते हैं। मन करता है आपको शादी वादी में बाजा नहीं बजाने देता है और अपने सुनते हैं कि रात में मौज मस्ती करता है दिया जलाकर के। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव ने नरेंद्र मोदी को चालाक प्रधानमंत्री बताया है। मुलायम ने कहा कि संसद के अंदर मोदी सवालों को चालाकी से टाल जाते हैं। चुनावों में लगातार हार के बाद अब राहुल गांधी पार्टी में जान फूंकने की तैयारी में है। कांग्रेस उपाध्यक्ष 1977 और 1989 में इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की यात्राओं की तर्ज पर जनसंपर्क यात्रा पर निकलेंगे और लोगों से मिलेंगे। राहुल इस यात्रा के दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं से भी मिलेंगे। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस आम लोगों के करीब जाकर उन्हें लुभाने की कोशिश करेगी। हालांकि राहुल की जनसंपर्क यात्रा की तारीखों का ऐलान अभी नहीं हुआ है। देश के सभी सरकारी बैंकों में आज ताला लटका हुआ है। वेतन वृद्धि की मांग को लेकर बैंकों के करीब 10 लाख कर्मचारी आज एक दिन की सांकेतिक हड़ताल पर हैं। सेनाध्यक्ष जनरल दलबीर सिंह सुहाग आज नेपाल के पहले दौरे पर जाएंगे। जनरल दलबीर सिंह सुहाग को नेपाली सेना के जनरल की मानद उपाधि से नवाजा जाएगा। आईएएस दुर्गा शक्ति नागपाल की पोस्टिंग दिल्ली में हो गई है। दुर्गा को कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह का ओएसडी बनाया गया है। खनन माफिया के खिलाफ कार्रवाई और ग्रेटर नोएडा में अवैध निर्माण को रोकने पर दुर्गा को सस्पेंड किया गया था। अप्रैल से अक्टूबर के बीच भारतीय रेल की कमाई में 12% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इस दौरान रेलवे ने करीब 86,000 करोड़ रुपए की कमाई की। इस दौरान माल भाड़े में भी 11% की बढ़ोतरी हुई।
ग्वालियर के मेला ग्राउंड में भर्तियों का आयोजन किया गया था। भर्ती में बदइंतजामी की वजह से छात्रों में भगदड़ मच गई। सेना में ये भर्ती होनी थी, जिसके बाद काफी देर तक लगातार हंगामा होता चला। यूपी के शाहजहांपुर में एक सिपाही ने डांसर को तमंचा दिखाकर डांस करवाया। नशे में धुत सिपाही स्टेज पर चढ़कर डांसर के ऊपर नोट लुटाता रहा और डांसर डर से डांस करती रही। शैलेंद्र शुक्ला नाम का ये सिपाही निगोही इलाके में चल रहे डांस प्रोग्राम के दौरान पहुंच गया। डांसर और आयोजकों को पिस्तौल का डर दिखाकर इसने चुप करा दिया, फिर डांसर को अपने इशारों पर देर तक नचाया। शैलेंद्र शुक्ला नाम के सिपाही ने डांसर पर करीब 30,000 रुपए लुटा दिए। पूरे मामले की जानकारी मिलते ही सिपाही शैलेंद्र शुक्ला को सस्पेंड कर दिया गया। भोपाल में कांग्रेस की बैठक के दौरान जमकर हंगामा हुआ है। कांग्रेस नेताओं के दो गुटों के बीच जमकर मारपीट हुई। बताया जा रहा है कि कांग्रेस नेता मानक अग्रवाल और दूसरे गुट के समर्थकों के बीच झड़प हुई। कांग्रेस नेताओं की इस झड़प को वर्चस्व की लड़ाई से जोड़कर देखा जा रहा है। इस झड़प के दौरान कांग्रेस के कुछ नेताओं के कपड़े फट गए और कुछ को चोटें भी आई। हालांकि कांग्रेस नेता मानक अग्रवाल का कहना है कि इस पूरे हंगामे के पीछे संघ के कार्यकर्ताओं का हाथ है। जोधपुर में सेशंस कोर्ट के बाहर पुलिस के एक सिपाही ने सरेआम एक महिला की जमकर पिटाई कर दी। लेडी कांस्टेबल होने के बावजूद ये सिपाही महिला से मारपीट करता रहा। दरअसल ये महिला आसाराम की समर्थक है और कोर्ट के सामने कई महिलाओं के साथ मिलकर हंगामा कर रही थी। हंगामा रोकने पर महिलाओं ने पुलिस पर हमला बोल दिया। पुलिस ने 8 महिलाओं को हिरासत में ले लिया। दिल्ली की जवाहरलाल यूनिवर्सिटी में पीएचडी की छात्रा से बलात्कार का मामला सामने आया है। 25 साल की इस छात्रा ने यूनिवर्सिटी के ही एक छात्र पर पिछले कई हफ्तों से रेप करने का मामला वसंत कुंज थाने में दर्ज करवाया है। छात्रा का कहना है कि किसी से बताने पर आरोपी बुरे अंजाम की धमकी लगातार दे रहा था। लड़की का ये भी आरोप है कि उसने जब पहले शिकायत की थी तो पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की थी। हालांकि अब पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। मारपीट का केस वापस नहीं लेने पर कानपुर देहात में एक नाबालिग से रेप का मामला सामने आया है। पुलिस ने आरोपी पर केस दर्ज कर लिया है, लेकिन वो फरार हो गया है। दरअसल सिकंदरा इलाके में एक परिवार के साथ एक दबंग युवक ने मारपीट की थी। जब पीड़ित परिवार ने केस वापस लेने से इनकार कर दिया तो युवक ने इस परिवार की लड़की से बलात्कार किया और फरार हो गया। देहरादून और दिल्ली पुलिस ने ज्वाइंट ऑपरेशन के तहत गैंगरेप और प्रेमी प्रेमिका से हत्या के 4 आरोपियों को धर दबोचा है। इन पर दिल्ली से उत्तराखंड आए प्रेमी जोड़े को मौत के घाट उतारने का आरोप है। एक प्रेमी जोड़ा दिवाली के दिन दिल्ली से देहरादून पहुंचा था, जहां से उन्होंने चक्राता घूमने के लिए टैक्सी ली थी। टैक्सी ड्राइवर ने अपने 3 दोस्तों के साथ मिलकर सुनसान इलाके में लड़की से गैंगरेप किया और उसके बाद दोनों को पहाड़ से नीचे धकेल दिया। दिल्ली के रेस कोर्स मेट्रो स्टेशन पर ट्रेन के आगे कूदकर एक लड़की ने खुदकुशी कर ली। 20 साल की ये लड़की कालिंदी कॉलेज में पढ़ाई कर रही थी। खुदकुशी की वजह साफ नहीं हो पाई है। दिल्ली के लक्ष्मीनगर इलाके में देर रात बदमाशों ने एक एटीएम लूटने की कोशिश की। बदमाशों ने एटीएम के अंदर काफी तोड़फोड़ भी की, लेकिन लूट में नाकाम रहे। पुलिस सीसीटीवी फुटेज को खंगाल रही। मुंबई से सटे थाने में ससुराल वालों ने पुलिस के सामने ही अपनी बहू की पिटाई कर दी। पुलिस थाने के अंदर हुई पिटाई के बाद पीड़ित को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पुलिस ने ससुराल वालों के खिलाफ दहेज का मामला दर्ज किया है। यूपी के मेरठ में बाइक सवार बदमाशों ने एक कारोबारी से 8.5 लाख रुपए लूट लिए। यूपी के सहारनपुर में एक महिला ने दुकान में घुसकर लैपटॉप चुरा लिया। दुकान से महिला लैपटॉप उठाती है और अपने कपड़ों में छिपा लेती है, फिर दुकान के अंदर मौजूद अपने साथी के साथ बाहर निकल जाती है। मेरठ में टीचर के टॉर्चर से एक छात्र को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। टीचर ने छात्र को 100 दंड बैठक लगाने की सजा दी थी। यूपी के कुशीनगर में एक घर में सिलेंडर फटने से 10 लोग झुलस गए। इनमें 3 बच्चे और 5 महिलाएं शामिल हैं। सभी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मुंबई से सटे ठाणे के वर्तक नगर में साईं बाबा मंदिर की स्थापना की 28वीं सालगिरह के लिए प्रसाद के रूप में 6 लाख लड्डू बनाए गए। ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी अलीबाबा ने 1 घंटे में 120 अरब रुपए की बिक्री की। चीन के सालाना सिंगल्स डे के मौके पर एक खास सेल के जरिए कंपनी ने यह रिकॉर्ड बनाया।